गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाइस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम छत्तीसगढ़ के बजट की बात करने वाले हैं, जो बजट 9 फरवरी शुक्रवार को जारी किया गया है। तो बजट को पढ़ना आप समझ रहे हैं अपने आप में कितना कठिन काम है। इस कारण हमने क्या किया है, हमने इसको न्यूमेरिकल ऑप्शनल के फॉर्म में लाया है, ताकि आप क्या कर सके, क्वेश्चंस के माध्यम से समझ सके कि बजट में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2028 तक छत्तीसगढ़ के कितने जीएसडीपी को कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसको कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वो लगभग 5 लाख करोड़ के करीब है। कितना है? 5 लाख करोड़। और इसको 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। और जितने लोग बजट पढ़े हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है, आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया कि 2028 तक छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 10 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 दृष्टि पत्र को राज्य की जनता को कब समर्पित किया जाएगा। मतलब जिस तरह से मोदी जी ने टारगेट बनाया है कि 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित देश बनाना है, वैसे ही छत्तीसगढ़ ने भी टारगेट बनाया है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ विकासशील राज्यों से उठकर विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाए। तो इसलिए इस विजन को जारी किया जाएगा। तो कब जारी किया जाएगा बताएंगे? गुड मॉर्निंग जिन लोग अभी लाइव जुड़ रहे हो। हाँ, तो ये कब जारी किया जाएगा, सभी के सभी को आंसर देना है कि कब जारी किया जाएगा दृष्टि पत्र को, क्योंकि इसका नाम ही रखा गया है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। तो मतलब बड़े टारगेट तो बनाना ही है, क्योंकि मोदी जी का जो विजनरी विजन है उसके हिसाब से वो 2047 तक उनका ये मानना है कि भारत जो है वो विकसित राज्य बनेगा। तो उसी क्रम में छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ने की ओर सोच रहा है। और वर्तमान आप जान रहे हैं, वर्तमान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी जो है, इन्होंने ऐसा कल भाषण दिया है ना, आपने देखा होगा, बजट भाषण में बहुत ही जोरदार भाषण था। ठीक है। तो उस भाषण को देखकर लगा कि वाकई में छत्तीसगढ़ भी अब क्या होगा, विकासशील से विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों का इस मामले में क्या विचार है, आप जरूर बताइएगा। ठीक है। हाँ, तो सारे जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे पूरा, है ना, पूरा क्वेश्चन को हम तैयार करके लेके आए हैं, तो पूरा क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है। तो ये जो है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047, इस दृष्टि पत्र को राज्य की जनता को 1 नवंबर, मतलब छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है, उस दिन क्या किया जाएगा, राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। इसमें पूरा बताया जाएगा कि कैसे छत्तीसगढ़ विकासशील से विकसित होगा। ठीक है। चलिए, क्लासेस से रिलेटेड जो जानकारी है वो लास्ट में मैं आपको दूंगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बजट 2024-25 में वर्तमान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने आधारभूत स्तंभों की बात की है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में वर्तमान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने आधारभूत स्तंभों की बात कही है, बताएंगे? 5, 10, 15, 20। हाँ, क्या बोल रहे हो जी आंसर? तो आप बजट में खुद देख सकते हो कि टोटल 10 आधारभूत स्तंभों की बात कही गई है। और वो 10 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये बजट में आपको दिख जाएगा कि 10 आधारभूत जो स्तंभ हैं वो कौन से हैं। ठीक है। तो ये 10 आधारभूत स्तंभ की अगर हम बात करें, ठीक है, कि इन 10 आधारभूत स्तंभों पर छत्तीसगढ़ विजन 2047, जैसे अभी आपका क्वेश्चन था ना कि ये जो छत्तीसगढ़ विजन 2047 है, इस डॉक्यूमेंट को राज्य की जनता को कब समर्पित किया जाएगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो जयंती है ना, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
जब छत्तीसगढ़ को बनाया था, कब बनाया था? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर सन 2024 को ही हमारे राज्य की जनता को क्या किया जाएगा? ये समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा जिस 10 आधारभूत स्तंभ की हम बात कर रहे हैं, वो 10 आधारभूत स्तंभ ये है ना, शॉर्ट में आप देख लीजिए कि कौन कौन से आधारभूत स्तंभ हैं। सबसे पहला तो ज्ञान है ना, सबसे पहला आधारभूत स्तंभ आपका क्या है? तो ज्ञान। ज्ञान मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। तो ये जो है फोकस बिंदु है, बिल्कुल है ना, मतलब फोकस किस बात पर रहेगा, इस बजट में किस बात पर फोकस किया गया है? तो ये 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जी, वाई, ए, एन। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। एन से क्या? नारी। ठीक है, वैसे ही ये आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु के रूप में रहेगा, फोकस ऑफ अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास करेंगे छत्तीसगढ़ का, ये वर्तमान वित्त मंत्री जो है ओपी चौधरी जी का कहना है। इस बजट भाषण में उन्होंने दिया है कि तकनीकों का क्या किया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। इसलिए उन्होंने तकनीकों के विकास के लिए ही बजट में अलग से प्रावधान किया गया है कि हर विभाग को क्या दिया जाएगा? तकनीकी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है ना, जो पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होती है। तो इसलिए इसको बढ़ाने का जो है क्या किया गया है? सुनिश्चित किया गया है, इस चीज को बढ़ाया जाएगा करके। वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, इस चीज को क्यों रखा गया है यहाँ पर? क्योंकि आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है ना, यहाँ भर भर के कोयला है, बॉक्साइट है, लोहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जा सके? उचित इस्तेमाल किया जा सके और गवर्नमेंट के जो लीकेज है उनको क्या किया जा सके? रोका जा सके। इसलिए इसको भी क्या किया गया है? मुख्य बिंदु पर रखा गया। ये सारे 10 स्तंभ जो है वो काम आएंगे आपके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर, क्योंकि आप जानते हो जहां भारत का सर्विस सेक्टर है ना, भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी लगभग 55% है, वहीं छत्तीसगढ़ का 31% है। आप सोचो भारत का 55% है और हमारे यहाँ 31% है, तो कितना कम है। इसलिए इस बिंदु पर भी फोकस किया गया है कि सर्विस सेक्टर को क्या किया जाएगा? सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, बताए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? सर्विस सेक्टर से यहाँ की इकोनॉमी क्या हो सके? डेवलप हो सके। ठीक है, अभी सर्विस सेक्टर में क्या आता है? तो सर्विस सेक्टर में आप होटल, पर्यटन, ये सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को भी सुनिश्चित करना, मतलब निजी निवेश मतलब प्राइवेट लोगों को भी क्या करना? आगे बढ़ाना। जैसे सिंगल विंडो प्रणाली, ये नहीं कि कोई उद्योग लगाना है तो 4 जगह घूमना पड़ रहा है, ठीक है, एक ही जगह से। मिनिमम, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप इसको कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो सरकार की जो रोक टोक होती है ना, मान लो प्राइवेट जो निजी लोग होते हैं, वो लोग जो उद्योग लगाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा समस्या तो सरकारी कार्यालय होता है। ठीक है, तो वहां से उनको क्या हो सके? थोड़ा रिलीफ मिल सके। ठीक है, तो ये जो है इसी चीज को 6वें बिंदु पर रखा गया है कि निजी निवेश को क्या करना? सुनिश्चित करना। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बस्तर को शॉर्ट में बता दूंगा, 15 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर और सरगुजा की ओर भी देखो, मतलब बस्तर और सरगुजा आप हमेशा देखोगे कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में डेवलपमेंट बढ़िया जोरदार चलते रहता है, लेकिन सरगुजा और बस्तर की तरफ क्या? तो कुछ भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता है कि सरगुजा में ऐसा कुछ हुआ या बस्तर में ऐसा कुछ हुआ। तो इस बजट में काफी कुछ को रखा गया है बस्तर और सरगुजा के लिए। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं हम डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, है ना। तो इसके तहत विकेंद्रीकृत, है ना, ये नहीं कि पूरी शक्ति एक केंद्र में हो, विकेंद्रीकृत किया जाएगा सारी चीजों को। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब वही होता है, जिसका एक एग्जांपल आप देखते हो आज पंचायती राज और नगरीय निकाय के रूप में। पहले शासन प्रशासन जो है सिर्फ केंद्र और राज्य का हुआ करता था, आज उस चीज को क्या कर दिया गया? पंचायती राज और नगरीय निकायों में भी दिया गया। तो इस तरह से विकेंद्रीकरण का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, 9वां पॉइंट हमारा ये बोलता है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। तो ये हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी का कहना है कि जितने भी पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ी बोली का विकास करेंगे, खास करके जो गोंडी भाषा है तो या हल्बी भाषा है, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा जो है उससे क्या करेंगे? अनुवाद करने का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनका कहना था।
कि ऐसा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा क्रियान्वयन का महत्व, मतलब अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी देना, सम्मान देना, ये भी इस बजट में था। तो ये 10 आधारभूत स्तंभों की बात कही गई है इस बजट में। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, देखो, तो ये अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बजट 2024-25 में वर्तमान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने आधारभूत स्तंभों की बात कही है, तो आंसर क्या लेना है आपको? आंसर लेना है 10 आधारभूत स्तंभ। और 200 आधारभूत स्तंभ को मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया कैसे कैसे आपका ये आधारभूत स्तंभ होंगे, किस आधार पर विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के विकास के विकास हेतु बजट 2024-25 में आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु के ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो केंद्र बिंदु जो है, केंद्र बिंदु क्या रहने वाला है? तो केंद्र बिंदु रहने वाला है ज्ञान। और अभी मैंने आपको इस ज्ञान के बारे में बताया, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस जी का मतलब होगा गरीब, वाई का मतलब होगा आपका युवा, ए से आएगा आपका अन्नदाता और एन से आएगा आपका नारी। तो इस चीज पर, इन 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, इसीलिए ये पहला स्तंभ है ना। मतलब जो 10 विकास का जो लक्ष्य है उसके लिए जो 10 आधारभूत स्तंभ डिसाइड किए गए हैं, वो उसका पहला स्तंभ जो है वो ज्ञान को दिखाएगा, ज्ञान पर फोकस करेगा। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस जो मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज का पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा, जहां से आपने करंट अफेयर, अच्छा करंट अफेयर्स का जो पार्ट 1 है वाला पीडीएफ है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। पार्ट 2 भी अपलोड हो गया जिन लोगों को नहीं पता है, और इसका भी पीडीएफ जो है वो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ नोट्स का जो सेक्शन है जिसमें करंट अफेयर्स दिखता है, उसमें आपको पार्ट 3 करके दिख जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा या जो भी चीजें करंट से रिलेटेड होंगी उसका पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा। दोनों मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बजट 2024-25 के अनुसार पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की बात कही गई है। तो मैंने आपको बताया कि 2024-25 में पूंजीगत व्यय पर वृद्धि करेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? पूंजीगत व्यय मतलब आप समझ रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इस पर क्या किया जाएगा? पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि उनका कहना था कि अगर पिछले 5 साल के सरकार का कार्यकाल देखें तो उसमें औसत पूंजीगत व्यय उन्होंने 12% किया है, और ऐसा कहना है कि उन्होंने खजाना भी खाली कर दिया है, सरकारी खजाना। फिर भी हम जो है पूंजीगत व्यय को कितना रखेंगे? तो हम भी पूंजीगत व्यय पे कितना वृद्धि करेंगे? 20% की वृद्धि करेंगे। मतलब पिछले 5 साल में जो नहीं हुआ वो अब हम करेंगे। देखो, ये पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है, राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, ये इंडिया का जब मैं बजट कराऊंगा आपको, कब हो सके तो कल कराऊंगा इंडिया का बजट, तो या परसों कराऊंगा जब भी, तो उसमें मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय क्या होता है, उसका बिल्कुल क्या करेंगे हम, फॉर्मेट बनाकर मैं आपको समझाऊंगा, तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये समझो, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि सरकार ऐसे चीजों में खर्च कर रही है जहां से उसको क्या मिल सके, जहां से उसको बेनिफिट हो सके। मतलब कुछ कुछ चीजों में जैसे सरकार खर्चा करती है, जैसे मान लीजिए ले सकते हैं हम लोग कि धार्मिक, मतलब पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, तो इससे सरकार को ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो आराम से समझते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023, हमेशा जैसे आप अभी 2024 में हो तो बजट आगे के लिए बनाया जाता है, मतलब 25 तक के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? पिछले साल के उपलब्धियों को बताया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण लिखा है, मतलब जहां पर आप खड़े हो उसके 1 साल पीछे की बात हो रही है, और बजट का मतलब जहां पर आप खड़े हो उससे 1 साल आगे की बात हो रही है, मतलब 1 साल तक की बात हो रही है, आगे के 1 साल की बात हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब पीछे के 1 साल की बात हो रही है। जैसे आप अभी 2024 में हो तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा 1 साल, मतलब पीछे के 1 साल, मतलब 2023-24, तो ये होगा आपका इकोनॉमिक सर्वे। और
अगर आपको बजट देखना है तो बजट जो है वो आगे के कार्यों को, आगे की योजनाओं के लिए होता है, इसलिए ये होगा 2025। तो बजट जब भी आप पढ़ोगे तो 2025 24-25 बोलोगे, और इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जब भी आप पढ़ोगे तो आप 2023-24 बोलोगे, ये इस साल के लिए। जैसे ही हम 25 में जाएंगे तो 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा और 25-26 का क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा। तो एक साल बाद जब हम फिर मिलेंगे इसी दिन, तब हम बजट पढ़ रहे होंगे 25-26 का, और आज हम पढ़ रहे हैं 24-25 का। क्लियर है यहां तक का मामला? तो इस चीज को आप क्लियरली समझ लेना, क्योंकि बजट आ चुका है, इकोनॉमिक सर्वे, अब आपके एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे, कौन से इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा, तो 23-24 के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा, और बजट से पूछा जाएगा तो 24-25 से पूछा जाएगा। एक साल बाद यही चीजें आगे बढ़ जाएंगी। जब आप 2025 में रहोगे तो 2025 में इकोनॉमिक सर्वे आपको एक साल पीछे के, एक साल मतलब 2024-25 का पढ़ना होगा, और बजट मतलब आगे का एक साल मतलब 2025-26 का पढ़ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका बजट और ये हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। क्या आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को लेकर चीजें क्लियर है? हैंड रेस करो फटाक से कि हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को लेकर चीजें क्लियर है। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में मतलब जीएसडीपी में कितने प्रतिशत, तो 6.56% की वृद्धि क्या है, अनुमानित है। कितना अनुमानित है जी? 6.56% की वृद्धि जो है वो अनुमानित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? आप समझ रहे हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के छत्तीसगढ़ में लगभग 18 लाख घरों का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है। उसके लिए इस बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? देखो करोड़ में बताना है ना, कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ठीक है, 8,369 करोड़, बिल्कुल अलग सा आंकड़ा है, याद रखिएगा। ये पीएमएवाई है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना को आप इससे जोड़कर देख लोगे, 8,369 करोड़, 8,369 करोड़। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 8,369 करोड़ पीएमएवाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जैसे मनरेगा का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, वो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। चलिए, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी संभावित है? वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी संभावित है? तो 1,50,000, 1,60,000, 1,45,500, 1,47,361। तो एग्जैक्ट डेटा तो होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर आप आराम से टिक कर सकते हो, 1,47,361 रुपए। ठीक है, 1,47,361 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया का सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है लगभग। ठीक है, तो इंडिया में 55% है सर्विस सेक्टर का, तो छत्तीसगढ़ में उसी समय मैंने लिखा था। बताइए कितना है? सबको कमेंट करना है। हाँ, क्या रहा है जी आंसर? 31.19। बहुत बढ़िया। देखो अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की तो 31.19% के साथ छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान इतना है, 31.19%। वैसे 31.19 बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है, तो याद रखना ये कृषि का है और ये उद्योग का है। तीनों ऑप्शन मैंने क्यों रखा है, अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि तीनों ऑप्शन को एक साथ देख लो। कृषि का 15.32% है। ठीक है, वर्ष 2023-24 लिखा है, मतलब ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे। अगर 24-25 लिखा होगा तो क्या समझेंगे हम, बजट। ठीक है, तो ये पिछले साल का बता रहा है। 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, 31.19%। और वैसे कृषि का 15.32% और उद्योग का 53.50%। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। खास करके कृषि मंडी का एग्जाम देने वाले लोग यहां पर ध्यान से देख लेना, इकोनॉमिक सर्वे कौन सा पूछ रहा है, 23-24 पूछ रहा है कि 22-23 पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महतारी वंदना योजना, सॉरी महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए का वार्षिक भुगतान हितग्राहियों को कब से किया जाएगा? तो जितने भी छत्तीसगढ़ के महतारी लोग हो, आप लोग जान रहे हो आप लोगों को क्या मिलने वाला है भाई? तो 12,000 रुपए वार्षिक आपको मिलने वाला है, मतलब 1,000 रुपए महीने के हिसाब से 12,000 रुपए वार्षिक मिलने वाला है, जिसके योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। इस योजना को जो है कब से लागू किया जाएगा, मतलब कब से दिया जाएगा 12,000 रुपए? ठीक है, इस चीज को बताना है कि 12,000 रुपए कब से दिया जाएगा। हाँ जी, किसी को पता है? 1 मार्च से श्योर, क्योंकि फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और ये 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा जी? 1 मार्च 2024 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो जो कृषक उन्नति योजना के तहत जो है, आप जान रहे हैं कृषकों को ताकि लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है, इस कृषक उन्नत योजना जो है इसके लिए क्या किया गया है? तो इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है जी? तो बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और आप जान रहे हो कि 25 दिसंबर जो सुशासन दिवस है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कहा गया था ना। तो इस दिन 12 लाख किसानों को, कितने किसानों को? लगभग 12 लाख किसानों को धान का बोनस दे दिया गया। और उसके लिए कितना प्रावधान किया गया था जी? तो उसके लिए किया गया था 3,716 करोड़, 3,716 करोड़, 3,716 करोड़। ये भी याद रखिएगा कि धान का जो बोनस लंबित था, पेंडिंग था, उसके लिए कितना प्रावधान किया गया था? 3,716 करोड़। और ये जो है अभी कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने का? 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक, चलो, जल जीवन मिशन योजना में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? जान रहे हो, हर घर जल, निर्मल जल, इसके लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है जी? इसके लिए जल जीवन मिशन योजना चलाया जा रहा है। तो इसके तहत छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण, जो भी ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण परिवार हैं, इनको नल से पीने का पानी क्या किया जा सके? उपलब्ध कराया जा सके। तो जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए कितने हजार करोड़ का प्रावधान किया गया बताइए? अब किसके घर में नल का पानी नहीं आता है जी? मेरे घर में तो आता है, आप लोगों के घर में आता है? चलो, तो इसके लिए 4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा किस दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का कैबिनेट से अनुमोदन दिया जा चुका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जैसा कि आप जानते हो कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा जो है दिया जाता था। इस चीज को बढ़ाकर 2024-25 के बजट में क्या किया गया है कि अब 5,500, कितना? 5,500 के दर से प्रति मानक बोरा दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। आप लिख कर रख लो, इसको नोट करके रख लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही। ठीक है, चलो आगे। बजट 2024-25 में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, मतलब समझ रहे हो, ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है, इसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत भूमिहीन खेतीहर कृषि मजदूरों को कितने रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी? जैसे महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए का वार्षिक सहायता दिया जा रहा है, वैसी इसमें जो है जो भूमिहीन खेतीहर कृषि मजदूर हैं उनको कितने रुपए का सहायता दिया जाएगा पूछा जा रहा है। 5,000, 15,000, 10,000, 20,000। बताइए आप क्या आंसर लेंगे इसमें? ए बी सी डी। 10,000। बहुत बढ़िया। तो 10,000 याद रखना, दो चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। एक महतारी वंदन योजना जो कि 12,000 रुपए वार्षिक है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि भूमिहीन खेतीहर कृषि मजदूर, और इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए वार्षिक सहायता दिया जाएगा ऐसे मजदूर, ऐसे कृषि के मजदूर, खेती करने वाले मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। चलो, बजट 2024-25 में, मतलब लोगों को ये लग रहा था कि अगर सरकार बदलती है तो किसानों के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा सोच रहे थे लोग। लेकिन बजट 2025 में विगत वर्ष की तुलना में कृषि विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? मतलब अगर ऐसा होता कि जो नई सरकार आएगी वो किसानों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी, तो ऐसे में जो है बजट में वृद्धि होता ही नहीं। लेकिन अच्छा खासा वृद्धि किया गया है कृषि विभाग के बजट में, ताकि किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो लगभग इसके लिए ना बजट में 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? पहले तो ये याद रख लो, 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कृषि विभाग के बजट में। और ये जो है विगत वर्ष मतलब पिछले साल के तुलना में 33% अधिक है। बहुत बढ़िया, कई लोगों के सही आंसर है कि ये 33% अधिक है। मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन करने के बाद आप बजट पढ़िएगा, ठीक है। ये बजट पढ़िएगा, आपको जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा जहां तक मैं करा रहा हूं। उसके आगे का जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि एक ही क्लास में अगर मैं पूरा करा दूंगा तो बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको क्लियर चीजें जो है याद नहीं रहेंगी। तो आज मैं जितना क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि अभी आपका बजट आधा आपने कर लिया कवर, और नेक्स्ट जो क्लास में मैं आपको पूरा करा दूंगा फिर, तो उसमें क्या है, दोनों को आप मिला लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक ही साथ पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा पैसा और पैसा याद करना है, तो कितना ही याद करें, ठीक है। चलो, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आप समझ रहे हो कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित किया करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय मतलब कॉलेज, और अनुसंधान केंद्र मतलब रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो ये किस जिले में बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, बताइए? कहाँ? सूरजपुर? नहीं जी, सूरजपुर में, सूरजपुर और रायगढ़, मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर और रायगढ़ में भी कुछ बनाने का, सूरजपुर एंड रायगढ़ है ना, इसमें कृषि उद्यानिकी है ना, कौन सा महाविद्यालय? तो कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय कहाँ? तो कृषि वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय जो है सिलफिली, सूरजपुर और रायगढ़, ये दो जगह बनाया जाएगा। जबकि कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज और अनुसंधान केंद्र ये जसपुर के कुनकुरी में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जसपुर के कुनकुरी में, कहा जी? जसपुर के कुनकुरी में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जसपुर के कुनकुरी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले का जो तहसील है रामचंद्रपुर तहसील, कौन सा तहसील जी? बलरामपुर जिले का रामचंद्रपुर जो तहसील है, वहां पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, इसके अंतर्गत किस जिले में एक्वा पार्क स्थापना की जाएगी? तो कौन सा ऐसा जिला है जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत
एक्वा पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा? कोरबा, धमतरी, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। चलो कई लोग बिलासपुर बोल रहे हो, ठीक। तो ये जो है स्थापित किया जाएगा, ये एक्वा पार्क सतरंगा में। आप बताओ सतरंगा कहाँ है जी? है? कहाँ है सतरंगा? कोरबा, ठीक है। तो सतरंगा जान रहे हो आप? सतरंगा में ही एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी और ये जो है ये कोरबा जिले में है और पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से सतरंगा को काफी डेवलप किया जा चुका है। आगे भी बजट में प्रावधान किया गया है कि जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल है या इको टूरिज्म है, ये सबको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो खास करके इस बार का जो बजट है वो पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने वाला है और छत्तीसगढ़ में कई सारे घूमने वाले ऐसे जगह होंगे पर्यटन के जहां पर आपको सुविधाएं मिल सकेंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि करते हुए 17,529 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया है? क्वेश्चन आपसे है कि इस विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। देखो बजट में कितने पैसे का प्रावधान किया गया, इससे क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। जैसे इसमें जो है 17,529 करोड़, कितना? 17,529 करोड़, लेकिन पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो 50%, 80%, 70%, 90%। बताइए क्या होगा आंसर? अच्छा सतरंगा गए हो, ठीक है। तो सतरंगा गए हो, अच्छी बात है, घूमने लायक जगह है ना। हम लोग भी गए थे, नाव वाव चला के आए थे भाई। पहले क्या है ना, वहां पे वो मोटर वाला जो नाव है ना, उसी में बस बैठ सकते थे, लेकिन अब जो है स्थानीय लोग जो है वो वाला नाव भी चालू कर दिए जो हाथ से लगाते हैं, है ना। तो वो वाला नाव भी वहां चालू हो गया है। उसमें पैसा कम लगता है और वो वाले में बहुत महंगा लगता है जी। तो कभी भी जाओ तो वो हाथ वाले में घूमना। अब तो अच्छा हो गया, रोड भी अच्छे हो गए। चल, तो ये जो है 70% का प्रावधान किया गया। कितना? 70% का प्रावधान किया गया। बजट 2024-25 में मनरेगा, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनरेगा के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो मनरेगा के तहत ये प्रावधान किया गया है 2,788 करोड़। कितना प्रावधान किया गया है जी? 2,788 करोड़, ठीक है। इसको याद रखना, ये बजट में प्रावधान किया गया है 2,788 करोड़ रुपए। मनरेगा के तहत 2,788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वैसे ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत 8,369 करोड़, दोनों नोट करना है आपको, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के भी आपको याद रखना है कि 8,369 करोड़ और मनरेगा के तहत जो है 2,788 करोड़, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बजट 2024-25 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? ताकि देखो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसके तहत क्या होता है, जो भी स्व सहायता समूह होते हैं, जो भी महिलाएं होती हैं, उनको क्या किया जाए? रोजगार के अवसर मिल सके, है ना, ताकि वो ऋण ले सके और अपना रोजगार, खुद का रोजगार शुरू कर सके। जैसे लखपति दीदी योजना है वैसे ही, ठीक है। तो इसके तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो ये आंसर आप याद रखेंगे 561 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से बजट में सिर्फ क्या होता है, आने वाले जो भी योजनाएं हैं या आर्थिक विकास कैसे होगा, इस चीज के लिए क्या किया जाता है? पैसों का आवंटन किया जाता है, विभागों को पैसा बांटा जाता है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारा पैसा तो है नहीं, जितना हमको इनकम होता है उसी के 10% या 15% बढ़ाकर हम क्या करते हैं? सारे विभागों को बांटते हैं और उसी के हिसाब से साल भर सारे विभागों को क्या करना होता है? अपनी योजनाओं को पूरा करना होता है और मेंटेन करना होता है चीजों को, ठीक है। तो किसको कितना रुपए दिया गया ये ध्यान देना जरूरी है। देखो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना, उसको दिया गया है कितना? 8,369 करोड़। कितना दिया गया है जी? 8,369 करोड़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस चीज पर अभी फोकस किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत लोगों को क्या मिल सके? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को हर किसी को क्या मिल सके? घर मिल सके। और ये इतना पैसा इसको क्यों आवंटित किया गया है? ताकि 8,369 करोड़, ताकि 18 लाख जो घर पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित घरों का निर्माण जो बचा हुआ है, पेंडिंग घरों का निर्माण जो बचा हुआ है, वो पूरा हो सके,
ठीक है, तो इसलिए जो है 8,369 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, इस बजट 2024-25 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये रहे बजट के कुछ 21 जो क्वेश्चन है वो, जिससे आपका करीब करीब आधा बजट तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का बचा हुआ जो बजट का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए वो अब आप पूछ सकते हो। अब आपके पास 5 मिनट का समय है, जो भी आपको जानकारी चाहिए क्लासेस से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप जो है पूछ सकते हो। वीडियो क्लियर है कि नहीं बताओ तो जी। एक स्टूडेंट का मैसेज है कि कैमरा ठीक नहीं चल रहा है करके। कैमरा चलता नहीं है वैसे, ठीक है, कैमरा अपने जगह पे स्थिर है। बताओ जरा, क्लियर है वीडियो? क्लियर है ना? क्या क्वेश्चन है? मेरे को वित्त मंत्री ओपी जी का बजट कैसा लगा? मेरे को तो बड़ा शानदार लगा, और एक डायलॉग जो कि बिल्कुल दिल को छू गया वो था, गढ़बो छत्तीसगढ़ ले करबो छत्तीसगढ़। ठीक है, उन्होंने जब वो बोला ना कि पिछली सरकार ने गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा दिया था और क्या हो गया, बोरबो छत्तीसगढ़, तो हम लोग किस पे ध्यान देंगे, करबो छत्तीसगढ़। ये सबसे बेहतरीन लगा मेरे को बजट पे, तो मैं बजट को सुन रहा था तो ये सबसे बेहतरीन लगा मेरे को। ठीक है, कि हाँ मतलब उनके भाषण को देख के एनर्जी आ गया कि अब जो है कुछ हो सकता है छत्तीसगढ़ में। खास करके एक पर्यटन को अगर देखा जाए ना, तो हमेशा से मन में एक कसक रहता था कि पर्यटन को हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ावा नहीं दिया जाता, जबकि पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हमारे यहाँ सरगुजा बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, प्री में कितना आएगा? नहीं नहीं, इस प्री में नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में हो सकता है, मतलब आने वाले एग्जाम में हो सकता है। इस प्री में बजट के क्वेश्चन कैसे आएंगे जी, कल तो एग्जाम है। ठीक है, तो एक दिन में थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, इस प्री में नहीं आएगा। प्री में आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन होंगे, वो भी पिछले 2022-23 के, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो छप चुका है ना। उसके लिए वेट कीजिए, परिचारक का एग्जाम के लिए वेट कीजिए लोकसभा चुनाव का। जैसे ही लोकसभा चुनाव होगा तो फिर परिचारक का एग्जाम हो जाएगा जी। तब तक बढ़िया समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का देखते हैं, अब चुनावी मुद्दा है जी, चुनाव के पहले जो है घोषणा होगा, है ना। और वैसे लैब टेक्नीशियन के पदों पे तो मतलब नए 373 लैब टेक्नीशियन के, जैसे 260 पदों पर भर्ती आई है ना, तो बजट में 373 नए पदों का सृजन किया गया, ऐसा लिखा गया है। मतलब लैब टेक्नीशियन के पद बढ़ सकते हैं। और कहीं तो किसी चीज का उल्लेख मेरे को नहीं मिला पूरे बजट में कि किसी चीज का और कुछ हो सकता है करके। बाकी शिक्षक भर्ती का देखते हैं क्या हो सकता है। शिक्षक भर्ती तो वैसे लोकसभा है और चुनावी मुद्दा है, वो तो आपका लोकसभा से पहले उसका नोटिफिकेशन आना तय है। हाँ, युवाओं के लिए बात किया गया है, युवाओं के लिए बात किया गया है। छत्तीसगढ़ उद्यम कुछ है, उद्यम क्रांति योजना करके है कुछ, इसके लिए युवाओं के बारे में बात किया गया है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना जो कि 2024-25 से लागू की जाएगी। ठीक है, ये इससे क्या होगा, और जो पीएससी का जो घोटाला हुआ है उसके लिए सीबीआई जांच के लिए चला गया है ना, सीबीआई जांच होगी पीएससी के घोटाला के लिए, और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पीएससी के परिणाम का क्या होगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और जितने लोग प्री का एग्जाम दिला रहे हैं सबको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाकी देखिए 2024-25 का जो बजट है वो आगे लागू होगा ना, चालू होगा। तो छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना जो है ये 2024-25 से लागू की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब आने वाले टाइम पे हो सकता है 1 मार्च या 1 अप्रैल से आपको सुनने में मिलने लग जाए, या 1 मार्च से ही आपको मतलब हो सकता है कि 1 तारीख को ही नोटिफिकेशन कुछ आ जाए कि हाँ ये इतने वैकेंसी आने वाले हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना जो है वो 2024-25 से लागू होगा। मतलब 2024 का शुरुआत अब देखते हैं 1 मार्च से कर रहे हैं वो कि 1 अप्रैल से कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए कुछ नहीं कहा गया है बजट में। बाकी जो क्या है, छात्रावास होते हैं ना जो मतलब
SC ST जो छात्रावास होते हैं अनुसूचित जातियों के लिए, वो छात्रावास के कुछ निर्माण का बात कहा गया है। वो सब आगे आने वाले उसमें देखेंगे, हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक है, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अब नहीं बोला गया तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। बेरोजगारी भत्ता के बारे में कुछ बोलते तो मिलता, क्योंकि बजट में उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा ना जी। बजट का मतलब आप समझो, बजट का मतलब अगर उसमें कोई चीज के लिए प्रावधान किया गया है तो उस योजना का लाभ मिलेगा। और बेरोजगारी भत्ता तो वो योजना के तहत है, उस योजना पे अगर पैसा डालेंगे तब लोगों को पैसा मिलेगा, सीधी सी बात। हेल्थ डिपार्टमेंट, हाँ, जितने लोग भी नर्सिंग वर्सिंग कर रहे हो ना, आप लोगों के लिए अच्छी सूचना है, पता है। बहुत सारे जो है क्या है, कॉलेज वॉलेज खोले जाएंगे और ऐसे हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, वैकेंसियां बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि पूरे मतलब बजट में मैंने देखा कि हेल्थ सेंटर पर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। एक तो पर्यटन को बढ़ावा देना और एक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने को, क्योंकि आवास योजना के तहत तो आपने 8,369 करोड़ दे ही दिया है, तो आवास पे तो फोकस हो ही गया, ठीक है। आवास के अलावा मेरे को लगा कि स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस किया गया है। और तीसरा जो है धार्मिक, जैसे 5 शक्तिपीठ है, उनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आवास, स्वास्थ्य और पर्यटन पर ज्यादा बढ़ावा मेरे को दिखा इस बजट पे, ठीक है। चलो, तो यहां पर बजट का जो है क्लास एंड होता है, लेकिन ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और भी क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती का नया बैच, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको शिक्षक भर्ती, मान लीजिए आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको शिक्षक भर्ती में वर्ग 1, 2, 3, ठीक है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, या तो आप तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की, ठीक है, क्योंकि यही सब ट्रेंडिंग में है, कुछ भी आ सकता है। परिचारक का टेस्ट, परिचारक आप तैयारी कर रहे हैं, या प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी की क्लासेस जो है न्यू बैच 15 फरवरी से कोरबा, बिलासपुर दोनों जगह नया बैच चालू हो रहा है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट PSC प्री में ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहे, 12,000 के फीस में आपको व्यापम फ्री मिलने वाला है, ठीक है। व्यापम फ्री रहेगा और मेंस की क्लासेस जो है वो फ्री रहेंगी। व्यापम भी फ्री रहेगा और मेंस की क्लासेस भी फ्री रहेंगी। तो ये शुरू के 100 बच्चों के लिए है, ठीक है। और बाकी सारे जो कोर्स हैं ये सब में भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी जो है आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा वो चुनाव के बाद होगा, तो अभी आपके पास समय है, ठीक है। और जब समय नहीं रहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ऑनलाइन, ठीक है। और जब समय है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखिए अगर आप एक हाउसवाइफ है या जॉब वाले हैं तो कभी आप ऑफलाइन मत सोचिए, क्योंकि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो आप जो है आप ऑनलाइन ही कीजिए, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है। लेकिन जो मतलब सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनके पास ऑफलाइन एडमिशन लेने का ऑप्शन है, क्योंकि एग्जाम को अभी टाइम है 2-3 महीने, चुनाव के बाद ही होना है, ठीक है। इसलिए आप ऑफलाइन तैयारी भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिलासपुर में और कोरबा में दोनों जगह, आप कोरबा में PG कॉलेज के सामने और बिलासपुर में गांधी चौक और मंगला चौक दोनों जगह। गांधी चौक में बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, गांधी चौक से दयालबंद रोड में बैंक ऑफ इंडिया के बगल में हमारा ब्रांच, और मंगला चौक में बिल्कुल CNC प्लाजा के सामने गुरु नानक मेडिकल के ऊपर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा, विकास क्यों नहीं होगा। हॉस्टल वार्डन के सिलेक्शन के लिए जो रणनीति है वो ये है कि आपका कि कंप्यूटर पे आपको फोकस करना है, क्योंकि 50 नंबर तो उसी का है। और बाकी इंडिया जीके पे जितना ज्यादा आप अभी मेहनत कर सको, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप इंडिया जीके कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समुद्र है, समझ लीजिए अथाह समुद्र। चले चलिए, तो आज का बजट का सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या है, बजट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के बजट सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बजट के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू के मतलब आधा बजट मैंने आपको कवर करा दिया, आधा बजट अब नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। बाकी किसी को कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप, ये नंबर है आपके पास, इसके अलावा 6269444044, जिन्होंने भी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स लिया है, उनको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, या क्लास चलाना नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6269444044, ठीक है। और अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको तो आप इस नंबर पे लगा सकते हैं।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा किसी को कोई बुक अगर ऑर्डर करना है एकेडमी का, तो आप जो है इस नंबर पे संपर्क करेंगे, है ना। हर चीज के लिए अलग अलग नंबर दिया गया है, क्योंकि एक ही नंबर से हर चीज पॉसिबल नहीं है। तो बुक का मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक अगर आपको कोई लेना है, अगर आपको संपर्क करना है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना एप्लीकेशन में कुछ इशू है, बुक डिपो के एप्लीकेशन में इशू है, इस कारण जो है अभी आपको व्हाट्सअप से ही ऑर्डर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग का बुक प्रिंट होने चला गया है। आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग का बुक भी अवेलेबल हो जाएगा। ये बुक जो है अभी खत्म हो चुका है, तो जितने लोग भी अभी ऑर्डर किए होंगे आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, करीब करीब 10 दिन वेट करना होगा आपको। आप मान के चलिए कि ये बुक आपको 21 फरवरी से अवेलेबल होने लगेगा फिर से, ठीक है। अभी ये बुक क्या है, शॉर्ट हो चुका है, खत्म हो गया है, व्यापम का वस्तुनिष्ठ भाग एक, तो ये अभी आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपको मिल जाएगा 21 फरवरी से, ये बुक फिर से मिलने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। सेकंड पार्ट भाग एक है, भाग दो बस मार्च में हम सोच रहे हैं कि मार्च में हम लॉन्च करें भाग दो को, क्योंकि आप देखिए नया बजट आ गया है, नया पिछला इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, तो नए बजट के अनुसार और पिछला जो इकोनॉमिक सर्वे है उस मतलब नए वाले डेटा के साथ आपको बुक देंगे तो ज्यादा अच्छा है, वो साल भर चलेगा आपके। अगर अभी इसका सेकंड पार्ट हम निकाल देते जनवरी में या फरवरी के स्टार्टिंग में, तो वो आंकड़े आपके लिए पुराने हो जाते, इसलिए जो है इस बुक को अभी सेकंड पार्ट को लॉन्च नहीं किया गया, मार्च में लॉन्च करेंगे।